हेलो नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आदिकाल पढ़ने जा रहे हैं। तो आदिकाल को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो क्या क्या थी। ओके, तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उसमें जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जैसे कि महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, महमूद गोरी ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गोरी ने तो पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो उसका वर्णन हमें पृथ्वीराज रासों में मिल जाएगा जो कि आदिकाल के साहित्य में आता है। तो ओके, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल से। तो आदिकाल में जो हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आदिकाल का साहित्य है उसका जो विभाजन किया गया है वो चीज देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य में हम लोग सॉरी, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य होगा, नाथ साहित्य होगा, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, रासो साहित्य, ओके, और लास्ट हम पढ़ेंगे आदिकाल में जो लौकिक साहित्य है उसके बारे में। लौकिक साहित्य। ओके, तो आदिकाल में ये साहित्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिद्ध साहित्य हो जाएगा, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, रासो साहित्य है और लौकिक साहित्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं आदिकाल का नामकरण। नामकरण, तो जो आदिकाल का नाम है उसको लेकर भी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आदिकाल में सबसे पहले देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल। चारण काल। ओके, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल। ओके, प्रारंभिक काल। उसके बाद आ जाइए गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को नाम दिया है आरंभिक काल। आरंभिक काल। ओके, नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को नाम दिया है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। ओके, नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरकाल नाम दिया है। ओके ओके, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीजवपन काल। बीजवपन काल। ओके, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल। ओके, और सर्वमान्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है वही सबने माना हुआ है। ओके, अब चलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। ओके, मैं न्यू मिक्स में इनको आप लोगों को याद करवाती हूँ। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है।
ओके। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इन्हीं के नाम में इन्हीं का जो आंसर है वो छुपा हुआ है, उसी तरह से मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्रियर्सन में क्या शब्द आ रहा है, ग और य, अगर आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गाय बन जाएगा। ठीक है, तो गाय को क्या करते हैं, चराते हैं ना, तो चराते से मतलब क्या बन जाएगा, चारण बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों इस तरह को रिलेट हो जाएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट देखिए मिस्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त। अब मिस्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने जो नाम दिए हैं वो सिमिलर से नाम आ रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रारंभिक और आरंभिक को हम समानार्थक के रूप में ले लेते हैं। तो इसमें आप लोग सिर्फ गणपति चंद्रगुप्त का याद रखिए, फिर मिस्र बंधुओं का आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए घर में जब भी कोई काम होता है, कोई पूजा होती है, कोई भी विशेष कार्य हम लोग करते हैं, आरंभ करते हैं, कोई भी कार्य जब हमें आरंभ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य आरंभ करें तो क्या करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं। तो आरंभ से क्या बन जाएगा, आरंभिक बन जाएगा, और गणपति से गणपति चंद्र गुप्त बन जाएगा। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो गणपति चंद्र गुप्त आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया है। तो इसी से याद आ जाएगा ना आप लोगों को कि गणपति क्या करते हैं, गणपति की हम लोग पूजा करते हैं जब भी कोई काम हमें आरंभ करना होता है। ओके, तो उसके बाद आ जाइए रामचंद्र शुक्ल पर। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अब रामचंद्र जी तो भगवान थे, आप लोगों को पता है, और उनकी गाथाएं, और वीर भी थे वो। ओके, तो उनकी गाथाएं जो है, तो एक वीर पुरुष की गाथाएं जो है हर घर में सुनाई जाती है। ओके, एक वीर पुरुष की गाथाएं हर घर में सुनाई जाती है। ठीक है, तो वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा हुआ है। अब देखिए जो पूरा विश्व होता है, पूरे विश्व में वीर लोगों की ही गाथाएं गाई जाती हैं, वीर लोगों का ही गुणगान किया जाता है। तो इसको इस तरह से कोरिलेट करना कि विश्व में वीर लोगों का ही गुणगान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ से वीर शब्द ले लेना है और यहाँ से क्या करना है, महावीर। ओके, अब देखिए जब खेतों में कोई बीज बोता है, खेती का काम करता है, तो कोई महान व्यक्ति कर सकता है, कोई महावीर ही कर सकता है ये काम। ओके, तो यहाँ से इसको इसी तरह को रिलेट करना कि जो बीज बोए जाते हैं कोई महावीर व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। तो महावीर और बीज बप्पर इस तरह से ये कोरिलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तो आप लोगों को सबको पता है और याद भी होना चाहिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, आदिकाल नाम ही दिया है, और सर्वसहमति से यही नाम माना गया है। ओके, ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जयकाल। तो आदिकाल को जयकाल किसने कहा। ओके, पहले मैं नाम लिख देती हूँ उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए संधि काल। उसके बाद क्या हो जाएगा संधि काल, सॉरी। उसके बाद आ जाएगा आधार काल। उसके बाद आ जाइए अपभ्रंश काल। ओके, और उसके बाद आ जाइए प्राचीन काल। और उसके बाद है उद्भव काल। ओके, तो यहाँ पर जयकाल से देखिए, तो आदिकाल को जयकाल किसने कहा है, शिवसिंह सेंगर ने। एक मिनट। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पर। आदिकाल को जयकाल किसने कहा है, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है।
ओके। अब देखिए जय काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा हुआ है। अब देखिए जब भी हम लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो क्या करते हैं? जय करते हैं ना सबसे पहले। तो जय काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ओके। नेक्स्ट है इसमें संधि काल। तो आदिकाल को संधि काल किसने कहा है? तो जो आदिकाल को संधि काल कहा है, ये कहा हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ओके। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को संधिकाल कहा हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को और भी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल नाम भी दिया था। तो ये दोनों ही जॉर्ज ग्रियर्सन के आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आधार काल। तो आधार काल किसने कहा है? ये आ जाएगा सुमन राज्य। तो सुमन राज्य ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आधार काल नाम दिया हुआ है। ओके। अब देखिए इसको कैसे याद रखो। सुमन, सुमन मतलब जो फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है। तो उसको जब लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार होता ही है। ठीक है। या तो उसको मिट्टी में लगाते हैं या तो उसको गमले में लगाते हैं। ओके। तो सुमन का कोई ना कोई आधार होता है, इससे याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा व बच्चन सिंह ने। ओके। धीरेन्द्र वर्मा व बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल नाम दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट है प्राचीन काल। तो आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया है? शंभुनाथ, शंभुनाथ सिंह ने। ठीक है। शंभुनाथ सिंह ने। अब देखिए शंभु भी शिव का नाम है, नाथ भी शिव को ही बोलते हैं। तो प्राचीन काल में शंभु और नाथ जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं शिव की ये नाम। ओके। तो यहाँ पे प्राचीन काल हो जाएगा। तो प्राचीन काल किसने नाम दिया है? शंभुनाथ सिंह ने नाम दिया है। ओके। नेक्स्ट है उद्भव काल। तो आदिकाल को जो उद्भव काल नाम दिया है वो किसने दिया है? तो आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया है वासुदेव सिंह ने। वासुदेव सिंह ने। ओके। तो वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया हुआ है। देखो इसको किस तरह याद रखना। वासुदेव कृष्ण भगवान। अब देखिए वासुदेव का जहां भी उद्भव होता है तो क्या होता है? हमेशा सत्य की जीत ही होती है। वासुदेव का हमेशा ही उद्भव जो है अच्छाई के लिए होता है। तो इसको इस तरह से कोरिलेट करना है। ओके। ओके। तो ये तो हो गया नामकरण। और आदिकाल में नामकरण से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है। ठीक है। ओके। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पूछ लेती हूँ। अब जैसे कि सुमन राज्य ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि क्या करना है आप लोगों ने? सुमन मतलब फूल, फूल का क्या होता है? आधार होता है। तो आधार काल नाम दिया था। ओके। और उसी तरह रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया था? अब जब भी शंकर के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? तो जय करते हैं ना, जय जयकार। तो क्या नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को? सॉरी। तो जय काल नाम दिया हुआ था। ओके। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जय चारण काल और संधि काल नाम दिया है। ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। शंभुनाथ सिंह ने क्या नाम दिया था? शंभुनाथ। अब देखिए शंभु और नाथ शिव के ही नाम थे और प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं ये नाम। इस तरह से याद करना था। तो प्राचीन काल नाम दिया था इन्होंने। ओके। अब वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया था? तो वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया था? अब देखिए वासुदेव का जहां भी उद्भव होता है तो सत्य की जीत होती है। तो उद्भव काल नाम इन्होंने दिया था। ओके। ओके। तो ये तो हो गया नामकरण। ओके। इसके बाद हम करेंगे आदिकाल के प्रथम कवि व प्रस्तोता। आदिकाल के प्रथम कवि, इसको भी मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवाऊंगी क्योंकि अभी तो आप लोगों को नॉर्मली ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, पर एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगी कि आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे उस चीज को। तो आदिकाल के प्रथम कवि व प्रस्तोता। ठीक है। अब देखिए जो आदिकाल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो आदिकाल से ही मानी जाती है। ठीक है। तो हिंदी के प्रथम कवि भी
वही होंगे और आदिकाल के प्रथम कवि भी वही होंगे, तो इस बात पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। तो आदिकाल के जो प्रथम कवि हैं वही हिंदी के प्रथम कवि भी होंगे, ठीक है। तो इन कवियों को लेकर भी विद्वानों के जो है मतभेद है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए पुष्पदंत। पुष्पदंत का अन्य नाम पुनबी है। तो पुष्पदंत को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? शिवसिंह सेंगर ने माना है। शिवसिंह सेंगर ने माना है। ओके, आप लोगों ने एक एक लाइन छोड़ देनी है ताकि जो ट्रिक में बताऊंगी वो उसमें आप लोग लिख लो। दूसरे नंबर पर आ जाइए। तो दूसरे नंबर पर आ जाइए शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने। ओके, तीसरे नंबर पर है स्वयंभू। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने। ओके, फोर्थ नंबर पर आ जाइए। तो फोर्थ नंबर पर है सरहपा। सरहपा। ओके, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर आ जाइए अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, यहां पर भी मोस्ट का टिक लगा लिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको किस तरह से याद करेंगे, इसको भी मैं आप लोगों को न्यूमिक्स में याद करवा दूंगी कि इन्हीं के नामों में इन्हीं का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखिए पुष्पदंत ने हिंदी का प्रथम कवि, तो जो पुष्पदंत है उनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिवसिंह सेंगर ने माना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पुष्प शब्द आ रहा है, यहाँ पर शिव शब्द आ रहा है। शिव के मंदिर में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? थाली लेके जाएंगे, उसमें फूल भी लेके जाएंगे और फूल किसको चढ़ा देंगे? शिव को चढ़ा देंगे। तो ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? तो शिव के मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे? पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्पदंत को माना है। ओके, तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि या आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त जी ने माना हुआ है। ओके, तो जो गणपति है देखिए गणपति बहुत ही शालीन स्वभाव के माने जाते हैं, ठीक है। तो गणपति का उदंड स्वभाव नहीं है, कैसा स्वभाव है? शालीन। तो देखिए गणपति ने गणपति, यहाँ पर गणपति हो जाएगा, यहाँ पर शाली से शालीन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ओके, नेक्स्ट है स्वयंभू। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना हुआ है। अब देखिए स्वयंभू में स्वयं शब्द आ रहा है और रामकुमार में राम शब्द आ रहा है। राम, तो राम तो स्वयं ही क्या है? भगवान है। ओके, तो इसको इस तरह से कोरिलेट करना कि राम क्या है? स्वयं में भगवान है। अगर पूछ लिया जाए कभी कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो राम से उसमें आप लोगों को बिल्कुल याद आ जाएगा कि राम स्वयं ही क्या थे? भगवान थे। तो स्वयं से क्या बन जाएगा? स्वयंभू बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना हुआ है। ओके, यहाँ पर सर शब्द आ रहा है और यहाँ पर राहुल आ रहा है, तो इसको किस तरह से बनाना है कि राहुल के सर कैसे थे? बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है। राहुल सर, अब राहुल बच्चा है तो सर के पास ही जाएगा ना पढ़ने, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप लोग न्यूमिक्स बना सकते हैं, ठीक है। राहुल के सर कैसे थे? बहुत ही महान थे। ओके, राहुल के सर बहुत ही महान थे, इस तरह इसको कोरिलेट कर देना है। जब भी पूछा जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि राहुल के सर कैसे थे? बहुत ही महान थे। नेक्स्ट है अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। अब देखिए अब्दुल में क्या शब्द आ रहा है? अब्दुल में अब्बू, ठीक है। अब्बू आ रही है ना, अब्बू जैसे साउंड यहाँ पे, अब्बू।
यहाँ पे हजारी में हजार। अब बच्चा चाहे कितना भी चालाक हो, अपने अब्बू से हजारों झूठ कभी भी नहीं बोल सकता, ठीक है। बच्चा कितना भी चालाक हो, अब्बू से हजारों झूठ कभी भी नहीं छुपा सकता या बोल सकता। तो अब्बू से क्या बन जाएगा, अब्दुल रहमान बन जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से हजार, ठीक है, हजार। हजार झूठ जो है बच्चा अपने अब्बू से कभी भी नहीं बोल सकता है। तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, चलिए अब देखो, अभी मैं आप लोगों को पूछूंगी, आप कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक में आंसर लिखते रहना, आप लोगों को बिल्कुल याद हो गए होंगे ये। तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था हिंदी का प्रथम कवि? शिव के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। ओके, पुष्प चढ़ाते हैं, तो पुष्पदंत को। दूसरा था इसमें गणपति चंद्रगुप्त। तो जो गणपति चंद्रगुप्त है वो कैसे स्वभाव के थे, शालीन स्वभाव के थे। ओके, तो शालीन, तो इससे क्या बन जाना था, किसका नाम बनता है इससे, तो शालीभद्र सूरी हो जाएगा। ओके, राम कुमार वर्मा था नेक्स्ट। तो राम कुमार वर्मा, आप देखिए राम क्या थे, राम क्या थे, स्वयं में ही भगवान थे, स्वयं में ही भगवान थे, तो स्वयंभू हो जाएगा। अब राहुल सांकृत्यायन आ जाएगा। तो इसमें क्या बताया था मैंने, राहुल के सर। राहुल केसर कैसे थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो क्या बन जाएगा इससे, सहरपाद बन जाएगा, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो किसको माना था। अब देखिए, बच्चा जो है हजार झूठ कभी भी नहीं बोल सकता है अपने अब्बू से, तो अब्बू से क्या बन जाना था, अब्दुल रहमान बन जाना था। ओके, ओके, तो चलिए नामकरण हो गया, हिंदी के प्रथम कवि और आदिकाल के प्रथम कवि हो गया। इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो तथ्य है, ठीक है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आप लोगों को पता है कि कितने महान आलोचक थे, ठीक है। उनके जो भी तथ्य हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आदिकाल को लेकर जो रामचंद्र शुक्ल जी के तथ्य थे वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन रासो साहित्य, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो चलिए रामचंद्र शुक्ल के तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भी तथ्य लिए हैं, उनका जो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास आया था, वहां से ये सारे तथ्य लिए गए हैं। ओके, हिंदी साहित्य का इतिहास से ये तथ्य लिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाइए प्रकरण पर। प्रकरण पर तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है, ठीक है। जरूरी चीजें हैं ये, बहुत ही जरूरी चीजें, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है, भक्ति काल के कितने प्रकरण किए हुए हैं, रीति काल के कितने प्रकरण है। तो आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा हुआ था शुक्ल जी ने। तो पहले में इन्होंने सामान्य परिचय दिया था, ठीक है, सामान्य परिचय। पहले में क्या था, सामान्य परिचय था। दूसरे प्रकरण में क्या था इनका, तो दूसरे प्रकरण में इनका आ जाएगा अपभ्रंश काव्य। ओके, दूसरे प्रकरण में क्या आ जाएगा, अपभ्रंश काव्य। सॉरी, तीसरे प्रकरण में क्या आ जाएगा, देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य। और चौथे प्रकरण में इनका क्या आ जाएगा, फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाएं। ओके, अब देखिए यहां से किस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा हुआ है। ओके, तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा हुआ था। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि शुक्ल जी का जो तीसरा प्रकरण है, ठीक है, तीसरा प्रकरण है, ये प्रथम प्रकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। इनको आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी ने तीसरे प्रकरण में किसका वर्णन किया है, तो तीसरे प्रकरण में जो है देश भाषा का वर्णन है, ठीक है। और दूसरे प्रकरण में क्या है, अपभ्रंश काव्य है। प्रथम में इन्होंने सामान्य परिचय दिया है और जो चौथा प्रकरण है उसमें फुटकल रचनाएं इन्होंने दी हुई है। तो इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ओके, तो जो प्रकरण है उनको आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से इनको याद करना है। सामान्य प्रकरण हो गया पहला, सामान्य परिचय हो गया प्रथम प्रकरण में, दूसरे प्रकरण में अपभ्रंश काव्य हो गया, तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य हो गया, और जो चौथा प्रकरण है उसमें क्या हो जाएगा, फुटकल रचनाएं। यहाँ से इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने मोस्ट टिक कर लेना है। ओके, अब रामचंद्र शुक्ल के तथ्य ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शुक्ल जी ने माना है कि जो आदिकाल है, आदिकाल में भाषा के आधार पर दो प्रकार से काव्य इन्होंने विभाजित किए हुए हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें, एक मिनट, ओके, पहला हो जाएगा इसमें अपभ्रंश काव्य, पहला हो जाएगा अपभ्रंश काव्य, और दूसरा क्या हो जाएगा, देश भाषा काव्य। दूसरा हो जाएगा इसमें देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, ठीक है। अब अपभ्रंश काव्य में जो जो चीजें आती हैं वो लिख लो। ओके, देश भाषा काव्य में लिख लीजिए, विजय पाल रासो, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ओके, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो जो अपभ्रंश काव्य में क्या क्या आ जाएगा, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका हो जाएगा। उसके बाद जो देश भाषा काव्य है इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो देश भाषा काव्य में आ जाएगा खुमान रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, परमपाल रासो, खुसरो की पहेलियां व विद्यापति पदावली। खुसरो की पहेलियां व विद्यापति पदावली। ओके, अब देखिए पहले काउंट कर लेते हैं कितनी, 1 2 3 4, ओके, तो ये पूरी 12 है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये जो 12 है इनमें से जो अंतिम 2 हैं, ठीक है, ये जो अंतिम 2 है खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इन दोनों को छोड़कर और जो सारी रचनाएं हैं वो सारी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, ठीक है, वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। ओके, ये जो लास्ट की 2 है खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इनको छोड़कर ऊपर की जो विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विठल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश है, जय में जस चंद्रिका, परमपाल रासो, ये सारी क्या है, वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। ओके, और जो नीचे की 2 है ये वीर गाथात्मक रचनाओं में नहीं आती है, और इन्हीं रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को जो है वीर गाथात्मक काल का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हम लोग तथ्य पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। प्राकृत की कितनी अवस्था बताई है? 3। पहली है प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था क्या हो जाएगी? पाली। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? प्राकृत, ओके। और तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? अपभ्रंश, ओके। तीसरी अवस्था है अपभ्रंश, ठीक है। ओके, तो प्राकृत की 3 अवस्थाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, ठीक है। और ये जो प्राकृत की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश, इसी से ही शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना हुआ है, ओके। तो ये पॉइंट लिख लो, प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश, प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का, से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव, हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल जी ने माना हुआ है, शुक्ल जी ने माना है। और देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीवाईक्यूज में, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो किससे माना है? तो जो प्राकृत की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश से, ठीक है। तो प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश से ही शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आविर्भाव माना हुआ है, ओके ओके। ओके, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल को शॉर्ट फॉर्म में आरसी भी आप लोग लिख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इनका आगे देखिए इनका क्या मानना है। गाथा कहने से, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक है। उसी तरह दोहा या दूहा, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, अपभ्रंश का बोध होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये रामचंद्र शुक्ल के ये कथन है, ओके ओके। तो नेक्स्ट लिखिए, मैं आरसी लिख रही हूँ रामचंद्र शुक्ल को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल को शॉर्ट फॉर्म में आरसी लिखते हैं, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है, आप रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को, आदिकाल को अनिर्दिष्टित, अनिर्दिष्टित लोक प्रकृति का युग कहा है, ओके। ये भी बहुत ही जरूरी पंक्तियां हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या क्या, क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रकृति का युग कहा हुआ है, ओके ओके। तो इसी में देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी एक पंक्ति है, वो लिख लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है अत्यधिक विरोधी, अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग, ओके।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने HBD लिखा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग कहा है, युग कहा है। ओके, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा हुआ है। ओके, तो आज जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखिए नामकरण किया, हिंदी के प्रथम कवि, आदिकाल के प्रथम कवि किए, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो जरूरी तथ्य थे, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने आज कवर किए। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सिद्ध साहित्य करेंगे, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और रासो साहित्य करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।